नमस्कार प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जैसा कि वादा किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी का कक्षा 9 और 10 का गणित पढ़ाऊंगा। उसी क्रम में मैं कक्षा 10 के लिए ये पहला वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का उसके पहले चैप्टर यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो कक्षा 9 का जब मैंने वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। संग्रह मतलब समूह, समुच्चय। तो इस प्रकार वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले आपको जानना है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड समझना होता है, जबकि अभाज्य गुणनखंड भी मैं बताऊंगा। तो देखिए गुणनखंड क्या होता है। किसी दी गई संख्या को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं उस दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 किससे कट जाएगी? 1 से। 2 किससे कट जाएगा? 1 और 2 से। 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से। 4 किससे कटेगा? 1, 2, 4 से। 5 किससे कटेगा? 1 और 5 से। 6 किससे कटेगा? 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 7 की बात करें 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। 8 की बात करें तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 8 से कट जाएगा। 9 की बात करें तो 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं, सारे गुणनखंड मैंने लिखे हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसको 50 तक कंप्लीट कर सकते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे, इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अगर हम 1 की बात करें तो एक अलग टाइप की संख्या है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं जिनके वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहली संख्या 1 और वह संख्या स्वयं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 इत्यादि अनंत तक। तो ये संख्याएं जो है 1 से 50 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं मैंने सारी लिख दी। कभी कभी कंपटीशन में यूपी बोर्ड का क्वेश्चन जो बनता है 20 नंबर वाला, 1-1 नंबर का, उसमें भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आप गिन सकते हैं 15 संख्याएं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उसका आंसर होता है 25। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब अगली संख्या की हम बात करें तो अगली संख्या है भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, अभाज्य के सामने मैंने P लिख दिया है, आप इसमें देखिएगा P लिखा हुआ है। हाँ, कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। अब इस प्रकार से आपने देख लिया कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपके कंपटीशन से लेकर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्डों में जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसमें कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। या यूं पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य है। वो संख्या कौन सी है? 2। बाकी सारी संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं। सम विषम आप जानते ही होंगे, जो 2 से कट जाती है उसको सम कहते हैं और जो 2 से ना कटे उसको विषम कहा जाता है। अभाज्य अभाज्य आप जान गए, तो अब मैं बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है या होता है। जैसे 2800 की अगर हम बात करें तो इसको जब आप काटेंगे, कक्षा 8 में याद कीजिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपने, तो आप काटेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 आएगा।
आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 5 पचे 25, 25 चौके 100 हो गया। 2 दूनी 4, 4 सते 28, 28 गुणे 100, 2800 यहाँ पे है। अब अभाज्य गुणनखंड को जो एनसीईआरटी में लिखा गया है उस हिसाब से लिखें, तो इसमें घातांक के रूप में लिखते हैं। देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 2 का घात 4 गुणे 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 का घात 2 गुणे 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 7 का घात 1 यानी 7। तो इस प्रकार से आपने अभाज्य गुणनखंड भी सीखा। अब इसके बाद एलसीएम एचसीएफ हम बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना सबको आता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ होता क्या है अगर उसकी बात की जाए तो अधिकतर लोगों को नहीं आता है। और इसी वजह से जो वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको जब वो सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि लासा निकालें या मासा निकालें। लेकिन जब हम लासा मासा की परिभाषा सीख लेते हैं, कायदे से समझ लेते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं पड़ती है। तो चूंकि मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, लासा और मासा समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।